Hi everyone, welcome all of you in this session. सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के कंप्लीट कोर्स को कवर करेंगे और इस पूरी वीडियो सीरीज़ में आपके पास लगभग मोर देन 80 वीडियोस हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं। बेसिकली ये कोर्स बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिगनर मींस आपको माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के बारे में और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर कुछ भी मालूम नहीं है, आपने बस कहीं से ये टर्म सुने हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत डिमांड में है या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर बहुत डिमांड में है, इसमें बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स हैं, तो आप इस कोर्स को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं यानी आपको पार्शियल नॉलेज है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और कुछ फ़ीचर आपको पता है, बेसिक आपको आइडिया माइक्रोसॉफ्ट के बारे अज्योर के बारे में है, बट आप इस कंप्लीट इसके जो फीचर्स हैं, सर्विसेज हैं, उसके बारे में आपको जब नॉलेज नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन रेफ़र दिस कोर्स। एंड थर्ड कैटेगरी है एडवांस्ड लर्नर्स की, एडवांस्ड स्टूडेंट जिनको अज्योर कॉन्सेप्ट पता है बट पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अगर उनको कोई मदद चाहिए तो वो लोग इस कोर्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है, कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग बेसिकली प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ टर्म है और इसी कंप्यूटिंग के इर्द गिर्द सारे हमारे मॉडल्स डेवलप हुए हैं। तो हमारे पास बहुत सारे जो मॉडल डेवलप हुए कंप्यूटिंग से रिलेटेड, उसमें जो सबसे पहला मॉडल था वो था हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग आप में से सभी लोग जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्या होता है। एक स्टैंड अलोन सिस्टम था और आज भी यूज़ होता है। होम जो घरों में हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, वो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का ही एग्जांपल है। आपके पास एक सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड एंड माउस है। आपका लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। ओके, सो बेसिकली आप डेस्क पे रख के इसे यूज़ करते हैं, तो वहीं से ये नेमिंग कन्वेंशन डेवलप हुई कि इसको डेस्कटॉप कंप्यूटिंग बोलें। बेसिकली ये जो डिज़ाइन था एक होम पर्पज़ के लिए या बेसिक पर्पज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, और ये कहीं से भी किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं है, ये स्टैंड अलोन सिस्टम है, डेस्कटॉप है। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में डेस्कटॉप कंप्यूटिंग आया और इसके बाद इसका एक्सेप्टेंस बढ़ा मार्केट में, बिजनेस में, सोसाइटी में। स्पेशली हम बिज़नेस को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनीज़ है, वहाँ पे आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, 100 एम्प्लॉयज़ के पास अपने 100 डेस्कटॉप हैं, सभी लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के बहुत सारे लिमिटेशंस जो हैं वो बिज़नेस में रेस्ट्रिक्शन बनने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं था। हर डेस्कटॉप अपने आप में एक अलग डेस्कटॉप था, उसकी अपनी एक अलग बाउंड्री एंड लिमिट थी। तो उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल डेवलप हुआ। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में क्या है कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और ये सारे जो क्लाइंट हैं, जितने भी क्लाइंट हैं, आपके सर्वर से कंट्रोल होते हैं। करेक्ट, ये सारे के सारे जो भी क्लाइंट आपकी मशीन्स हैं वो सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। सर्वर बिकॉज ये सर्व कर रहा है, क्लाइंट बिकॉज ये सर्विसेज ले रहे हैं। ओके, ये जो डिफरेंस है, तो क्या ये बेसिकली सर्व करता है, ये बेसिकली आपके अगर ऑथेंटिकेशन को सर्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंडिविजुअल अकाउंट इन ईच एंड एवरी कंप्यूटर, ओके, सपोज आपका हर यूज़र डेस्कटॉप पे अलग अलग यूज़र अकाउंट क्रिएट हैं, उसकी बजाय जो ऑथेंटिकेशन है, जो यूज़र डायरेक्टरी है, वो आपके इस सर्वर पे है। तो जो भी अगर कोई यूज़र यहाँ पे लॉगिन करता है तो वो जाके पहले इस सर्वर से ऑथेंटिकेट करता है। अगर वो अकाउंट वहाँ पे है, पासवर्ड मैच करता है, तभी वो यूज़र है, उस यूज़र इस कंप्यूटर पे लॉगिन कर पाता है। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसको इजीली आप देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं जो सर्वर सर्व करता है क्लाइंट को। ओके,
स्पेशली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रुप पॉलिसी, एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसी अगर आप जानते हैं तो वो भी एक वन ऑफ द एग्जांपल बोल सकते हैं कि आपने सर्वर के थ्रू पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की। सिंपल एग्जांपल, वॉलपेपर सेटिंग। हम लोग जनरली जो बेसिक लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली वॉल सेटिंग से ही स्टार्ट करते हैं, वॉलपेपर से। आपने कोई डिसाइड किया कि कंपनी का लोगो आपके डेस्कटॉप पे दिखना चाहिए एज अ वॉलपेपर, तो आप सर्वर से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और सेम वॉलपेपर आपके सारे क्लाइंट मशीन पे जाके डिस्प्ले होगा। तो ये सिंपल एग्जांपल है आपके क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग को समझने के लिए। ओके, ये एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल था और ये पॉपुलर मॉडल आज भी एग्जिस्ट करता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशन आने स्टार्ट हुए। ओके, तो जैसे जैसे हमारी कंपनीज ग्रो करती गई, कंप्यूटर का एक्सेप्टेंस बढ़ता गया और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बिज़नेस में कंट्रीब्यूट करने लगे, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ने लगे। तो एक अकेला कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल ये बढ़ते बढ़ते हज़ार हो गए, लाख हो गए, तो एक अकेला कंप्यूटर ये सब कुछ सर्व नहीं कर सकता। इस पर लोड पड़ जाएगा, लोड पड़ेगा तो फाइनली ये क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए एक नया कंप्यूटिंग मॉडल इमर्ज हुआ, उसको हमने बोला क्लस्टर कंप्यूटिंग। ओके, क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है? अगर हम सेम मॉडल के साथ रिलेट करें, क्लाइंट सर्वर मॉडल के साथ रिलेट करें, तो यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं। अरे ये सारे के सारे डेस्कटॉप हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो इसका लिमिटेशन ये था कि लोड जब इस सर्वर पे पड़ा तो ये सर्वर कैपेबल नहीं था इस लोड को लेने के लिए। तो हमने दिस क्लस्टर कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमने एक सर्वर की बजाय यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 सर्वर यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। और बीच में हमने इनके एक लोड बैलेंसर को कनेक्ट किया। ये हमारा लोड बैलेंसर है। क्लियर? ओके, तो नॉर्मली पहले जो क्लाइंट था हमारा डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहा था। तो अभी जितने भी हमारे क्लाइंट हैं वो हमारे लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, और ये लोड बैलेंसर फर्दर हमारे सर्वर के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं और ये आइडेंटिकल सर्वर है। तो जब ये हमारे पास एक से ज़्यादा सर्वर हुए, आइडेंटिकल सर्वर हुए, तो हमने इनका एक क्लस्टर बना लिया। इट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ सर्वर। ओके, अब ये काम कैसे करता है? ग्रुप ऑफ सर्वर बेसिकली लोड बैलेंसर के पीछे है। ओके, तो जैसे डेस्कटॉप नंबर 1 फॉर एग्जांपल ये है, इसने कोई प्रोसेस जनरेट किया या कोई वर्क जनरेट किया। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं वर्कलोड। ओके, तो वर्कलोड ये कंप्यूटर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 1 ने, डेस्कटॉप 1 ने वर्कलोड 1 जनरेट किया, कंप्यूटर 2 ने वर्कलोड 2 जनरेट किया, कंप्यूटर 3 ने वर्कलोड 3 जनरेट किया और कंप्यूटर 4 ने वर्कलोड 4 जनरेट किया। तो बेसिकली अगर हम ओवरव्यू समझें तो क्या होगा, तो जो ये लोड बैलेंसर का काम क्या है, जैसे इसका नाम है लोड को बैलेंस करना। तो ये क्या करेगा, वर्कलोड 1 जाके ये इसे पहले सर्वर को दे देगा, सर्वर 1 को। जो ये हमारा वर्कलोड 2 है इसको ले जाके सर्वर 2 को दे देगा, और जो वर्कलोड 3 है इसको ले जाके हमारे सर्वर को 3 को दे देगा। सिमिलरली जो वर्कलोड 4 हुआ है वो ले जाके 4th वाले सर्वर को यहाँ पे असाइन कर देगा। तो वर्क को बैलेंस करना यानी काम को बांटना, एक तरीके का सुपरवाइजर है जो देख रहा है कि यार सबको प्रॉपर काम बैलेंस हो रहा हो, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि धीरे धीरे आपका काम बढ़ता गया, वर्कलोड इंक्रीज़ हुआ, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, सिंपली आपको कोई भी डाउन टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या था, अगर आपको सर्वर ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है तो बेसिकली ऑप्शन क्या होता है कि आप सर्वर को अपग्रेड कर दो, उसकी कंप्यूटिंग को अपग्रेड कर दो, उसके प्रोसेसर, रैम, जो भी उसका हार्डवेयर पार्ट है, ओके, आप उसे अपग्रेड कर रहे हैं। तो जब भी आप उसे अपग्रेड करते हैं तो एक डाउन टाइम होता है, ओके,
उस डाउन टाइम के टाइम पे कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहेगी, आपका बिजनेस इसका मतलब इम्पैक्टेड है। लेकिन क्लस्टर सर्विस के केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी लोड इंक्रीज़ हो रहा है, इवन लोड बैलेंसर इसे जब बाकी सर्वर्स पे डिवाइड भी कर रहा है उसके बावजूद भी ये ज़्यादा लोडेड है। इससे क्या होता है, जो प्रोसेसिंग हो रही है स्लो हो रही है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि इस पर एक एडिशनल सर्वर डालते हैं, तो हमने एक एडिशनल सर्वर यहाँ पे ऐड कर दिया इस क्लस्टर में। ठीक है, इस क्लस्टर में हमने एक एडिशनल सर्वर ऐड कर दिया। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टर कंप्यूटिंग। ठीक है, दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या होता है, इस मॉडल के भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे। लाइक अगर आपने एक तरीके के लोड को मैनेज करने के लिए आपने एक क्लस्टर क्रिएट किया, बट ये एक पर्टिकुलर एक ही लोकेशन पे है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में हैं, तो आप बेंगलोर में आपका डेटा सेंटर है और यहाँ पे ये आपका एक मॉडल है। बट इन केस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर बेंगलोर बंद हुआ, कोई अगर इंसिडेंट हुआ, कोई फायर इंसिडेंट हुआ और आपके ऑफिस के आसपास ही अगर वो कोई फायर इंसिडेंट है, पावर कट हो गया, तो उससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा आपका डेटा सेंटर बंद हो गया। तो बंद हो गया तो क्या हुआ, आपका काम रुक गया इस केस में। भले ही आपके पास 3-4 सर्वर थे, आपके पास क्लस्टर था, लोड बैलेंसर था, क्लाइंट थे मल्टीपल, लेकिन अगर एक सर्विसेज इंटरप्ट हुई, बेसिक सर्विस इंटरप्ट हुई, तो पूरा का पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो गया। तो एक बेसिक क्या हुआ कि हमने डीआर लोकेशन डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। ओके, तो क्या हुआ, हमने डेटा सेंटर को एक जगह पे रखने के बजाय मल्टीपल जगह पे रखना स्टार्ट किया। जैसे मेरी एक कंपनी है, कोई एमएनसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लो। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मल्टीपल डेटा सेंटर बनाने क्रिएट किए। तो करेक्ट, तो एक डेटा सेंटर आपका हो सकता है कि आपका यहाँ पे बेंगलोर पे हो। करेक्ट, सिमिलरली आपका दूसरा आपका सिंगापुर पे होता है। जनरली एक प्रिफर्ड लोकेशन है सिंगापुर। तीसरा में भी आपका यूएस में हो गया, आपकी यूएस लोकेशन में एक डेटा सेंटर, राइट। तो इन डेटा सेंटर के अंदर कौन सा आप कंप्यूटिंग मॉडल यूज़ कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है कि सेम ये लोड बैलेंसर और क्लस्टर के थ्रू आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया हो बेंगलोर के अंदर, सिंगापुर के अंदर, यूएस के अंदर, बट हमने एक तरीके के इनके बैकअप डेटा सेंटर डिज़ाइन किए। हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न इफ़ बेंगलोर इज़ डाउन, ओके, तो यूज़र स्टिल जो सर्विसेज हैं वो उनको सिंगापुर डेटा सेंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या यूएस जो डेटा सेंटर है वहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसे वर्ड के मैप पे देखते हैं, करेक्ट, वर्ड के मैप पे इसको डॉट टू डॉट मैचिंग करते तो एक ग्रिड की तरह दिखाई देता है, तो इसे ग्रिड कंप्यूटिंग कह के बुलाया जाने लगा। दिस इज़ कॉल्ड ग्रिड कंप्यूटिंग, वहाँ से ये नेमिंग कन्वेंशन आई। तो तीसरा इसके बाद जो इवॉल्व हुआ वो था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। करेक्ट, तो अब हम समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है और इसका बिजनेस आइडिया और ये जो एग्जिस्टेंस में जो क्लाउड कंप्यूटिंग आया वो कैसे आया। तो अब समझते हैं कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को समझने से पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई और इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों पड़ा है। ओके, तो एक अमेरिकन एजेंसी है जिसका नाम है NIST। ओके, NIST बेसिकली ये एजेंसी बिजनेस में इनोवेशन को प्रमोट करती है और जितने भी रेगुलेटरी हैं उसको भी मैनेज करती है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट के साथ ये आए कि इन्होंने बोला कि जो भी कंपनीज़ हैं अगर उनके पास अपने डेटा सेंटर हैं जो कि अवेलेबल हैं तो वो उसे रेंट कर सकते हैं। अगर वो उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसे रेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली ये बिज़नेस मॉडल स्टार्ट हुआ और अमेजन ने इसमें एक पोटेंशियल देखा सबसे पहले। ओके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपने डेटा सेंटर बनाने स्टार्ट किए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके अपने डेटा सेंटर बनाना यहाँ पे स्टार्ट किया।
ये बॉक्सेस हैं सिंबॉलिक हैं, आप इनको डिफरेंट कंट्रीज़ समझ लीजिए फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए। ओके, तो हर डेटा सेंटर एक डिफरेंट कंट्रीज़ में होस्ट है। ओके, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि ये डेटा सेंटर उन्होंने अपने कस्टमर को रेंट पे देना स्टार्ट किया। ठीक, अब उन्होंने कस्टमर को ये रेंट पे तो देना स्टार्ट किया, लेकिन कस्टमर इसे एक्सेस कैसे करे। हो सकता है ये डेटा सेंटर आपका बेंगलोर पे है, ओके, और ये डेटा सेंटर आपका एज यूजुअल सिंगापुर पे, और सिमिलरली ये डेटा सेंटर आपका यूएस में है। करेक्ट, तो ये सारे के सारे डेटा सेंटर आपके इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो इंटरनेट को बेसिकली क्लाउड भी बोला जाता है। इंटरनेट क्लाउड, आपके जितने भी डेटा सेंटर थे यहाँ पे आपके कनेक्ट हो गए, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जो अपने कंपनी में बैठा हुआ है अपने कंप्यूटर के सामने, तो बेसिकली आपका ये भी आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे मशीन चाहिए, कोई मशीन इन द टर्म मुझे एक सर्वर चाहिए जिसमें 32 GB रैम हो, i7 प्रोसेसिंग पावर हो, लगभग 500 GB उसमें हार्ड डिस्क हो, SSD हार्ड डिस्क हो, ओके, या कोई भी और हार्ड डिस्क आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसने ये जो कंपनी थी AWS, इसने एक पोर्टल दिया हमको, जस्ट अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे जाना था, अपना पोर्टल खोलना था, और वहाँ पे ये सारी स्पेसिफिकेशन दे के जैसे हम इसे फिल करते थे तो ये जो मशीन है ऑटोमेटिकली क्रिएट होके अपलोड हो जाती थी, यानी वो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। ओके, सो ये एक फ़िज़िकल मशीन नहीं होती है, पहली बात, ये वर्चुअल मशीन्स हैं। तो वर्चुअल मशीन है एक तरीके से, फिजिकली तो हम इसे देख नहीं पा रहे, हमारे लिए तो वो मशीन वर्चुअली कहीं अवेलेबल है, तो हम बोलते हैं कि वो इंटरनेट पे अवेलेबल है बेसिकली। करेक्ट, ओके, बट एक्चुअली जो वर्चुअल मशीन वो जो क्रिएट हुई वो है यहाँ पे डेटा सेंटर पे क्रिएट। ओके, बट अब जब हम इसे एक्सेस करते हैं, हम इसे एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। ओके, इस वर्चुअल मशीन से हम कनेक्ट हुए, तो हमारा जो मेन परसेप्शन क्या होता है कि ओके ये जो मशीन है हमारी इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्लाउड पे है, तो इसलिए हमने इसको बोलना स्टार्ट किया क्लाउड कंप्यूटिंग। बट बेसिकली ये क्लाउड पे नहीं है, ये है उनके अपने डेटा सेंटर्स पे जो अलग अलग कंट्रीज़ पे होस्टेड हैं, और वहाँ पे जाके ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है और उसे आप अपने एरिया से, अपने कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। करेक्ट, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि इसे क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो जो इसका जो फर्स्ट जो, जैसा मैंने बोला कि इसको जो पिकअप करने वाला था, जिसने इस पर सबसे पहले इन्वेस्ट किया या इसे डेवलप किया, वो था अमेजन। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला मार्केट में, और डेफिनेटली ये पिक हुआ, और डिफरेंट कंपनीज इसको, और इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग इसके लिए सब्सक्राइब करने लगे। तो इस बिज़नेस के पोटेंशियल को देखकर बाकी कंपनीज भी इस बिज़नेस में उतरी। उसमें एक हम जो मेजर प्लेयर हम जो बोलते हैं वो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है, ओके, दूसरा है हमारा गूगल क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट अपने क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन को अज़ूर बोलता है, और थर्ड है गूगल क्लाउड। ये बेसिकली जो हमारे तीन इम्पॉर्टेंट मेजर प्लेयर हैं वो ये तीनों हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक बेनिफिट ये है कि आप जहाँ भी जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी कंपनीज़ में जाइए, तो मोस्टली 70 to 80% जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। आप जैसे ही कंपनी में एंटर करते हैं आप लॉगिन कीजिए, जो आपका जो क्रेडेंशियल ऑथेंटिकेट हो रहा है वो आपके बैकएंड AD से हो रहा है, वहाँ पर भी आपका माइक्रोसॉफ्ट है। आप जब अपना लैपटॉप खोलते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कोई एक्सेल शीट
क्रिएट कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं तो वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। आप कोई मेल भेज रहे हैं तो वो एक्सचेंज सर्वर से कनेक्ट है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। जितने भी बैकएंड सर्वर हैं, यानी आप जो भी फॉर एग्जांपल आपके पैचेस आप अपडेट कर रहे हैं अपने मशीन्स में तो WSUS सर्वर के थ्रू हो रहा है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। तो देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की एक बहुत लंबी सीरीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक लंबी सीरीज़ है जो आज की डेट में भी बहुत वाइड रेंज में यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्लाउड सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो एक एडवांटेज उसके पास था कि लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना क्लाउड प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये इजी था इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे थे तो इस पे इंटीग्रेट करना आसान लगा। और क्योंकि लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज़ कर रहे थे तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि अगर आप ऑलरेडी हमारे माइक्रो लाइसेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो अराउंड 49% डिस्काउंट अगर वो लोग देते हैं अगर ऑलरेडी आप माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं अपने प्रेमाइसेस में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन करते हैं वो तो टेक्निकल लोग ही करते हैं, राइट। तो टेक्निकल लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से फैमिलियर थे तो उनको माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगा। ओके, ये जो डिस्काउंट वाला ऑप्शन है वो AWS में नहीं है, करेक्ट, वहाँ पे जाके हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे रीज़न थे जिसके कारण माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लाउड सॉल्यूशन बन चुका है। नो डाउट अमेजन अभी भी नंबर 1 पे है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि इसने अर्ली स्टार्ट किया, वही ये था जिसने इस बिज़नेस को इस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली एक बिज़नेस मॉडल दिया। तो अर्ली स्टार्ट का उसके पास ऑलवेज़ एक एडवांटेज है। ओके, तो उसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है आज की डेट में क्लाउड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें। बट माइक्रोसॉफ्ट एक फास्टेस्ट ग्रोइंग क्लाउड सॉल्यूशन है, करेक्ट। सो ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना है। तो ये इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि इसको क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों कहते हैं। अगर इसे थोड़ा और पॉलिश्ड वे में देखें तो एक ये पिक्चर है यहाँ पे, इस पिक्चर में कोई भी कंपनी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये अज्योर है। ओके, तो अज्योर ने क्या किया है, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट पे अपने डेटा सेंटर बनाए हैं, करेक्ट। जो ये डेटा सेंटर हैं आपके इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं क्लाउड पे, ठीक है। तो इस क्लाउड के थ्रू, इस इंटरनेट के थ्रू जो आपका कस्टमर है वो आपके डेटा सेंटर को एक्सेस करता है। अगर आप इसे जस्ट एक ओवरव्यू लेके अपने दिमाग में कैप्चर करना चाहते हैं तो ये फ़ोटो को कैप्चर कर लीजिए और आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज़ करें, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेनिफिट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट है और जो प्रैक्टिकल बेनिफिट है, ओके। फर्स्ट, पहली जो इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑफ द डे जितनी भी कंपनीज़ हैं एंड ऑफ द डे वो बिजनेस ही कर रही हैं, उनका जो मोटिव है वो रुपया कमाना ही है। ओके, तो अगर जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम मनी सेव कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट टू द मनी अर्नड। ओके, सो एक तरीके से ये हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका भी होता है। एक, पहले तो इसमें जो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, ओके, वो कंपनीज़ को नहीं देनी पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने डेटा सेंटर को अपग्रेड करना है, आपके जो सर्वर हैं आउट ऑफ लाइफ साइकिल हैं, उनका वारंटी एक्सपायर हो रहा है, या जो हार्डवेयर है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या ऑप्शन होता है कि आप जाएं या तो नए लाइसेंसेस लें। वन, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है, अगर आपको हार्डवेयर अपग्रेड करना है तो आपको नए हार्डवेयर परचेज़ करने पड़ेंगे। तो इसमें एक तरीके की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ओके। वो कॉस्ट हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में वो फैक्टर अवॉइड हो जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पे एज यू यूज़, यानी आप जितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं बस उतना ही पे कीजिए। और ये पेमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, हम इसे आने वाले
जैसे जैसे ये वीडियो आगे को बढ़ेगा आप इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आपने जैसे कोई वर्चुअल, एक सिंपल तरीके से अभी ये समझिए कि कोई मशीन यूज़ किया आपने, जितना उसको यूज़ किया आप उतना ही उसको पे करेंगे। आपने जितने ही उसमें हार्डवेयर रिसोर्सेस लाइक आपने जितनी रैम उसमें यूटिलाइज़ की, जितना आपने CPU यूटिलाइज़ किया, उतना ही आपको पे करना है। आप जैसे ही उसको यूज़ करना बंद कर देंगे तो आपका पेमेंट कैलकुलेट नहीं होगा, आपको उतना पे नहीं करना पड़ेगा। यानी जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं बस उतना ही जाके आपको पे करना है। तो इसके दो बेनिफिट क्या हो गए, एक तो कैपेक्स के टर्म में, दूसरा ऑफेक्स के टर्म में। कैपेक्स आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ओके। आपको कोई भी सर्वर ला के ख़रीदना नहीं है, आपको डिप्लॉय नहीं करना है, ओके। दूसरी चीज़ क्या होता है कि केवल बात सर्वर्स की नहीं है। अब जब सर्वर लेके आते हैं तो आपको उसको डेटा सेंटर के अंदर डिप्लॉय करना होता है, ठीक। डेटा सेंटर के अपने रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट होता है कि वहाँ पे कूलिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि जब सर्वर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो एक मिनिमम कूलिंग टेम्परेचर आपको वहाँ पे मेंटेन करना है। अगर वो कूलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो सर्वर के क्रैश और नेटवर्क डिवाइसेस के क्रैश होने का हमेशा डर रहता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास इतने सारे सर्वर आपके प्रेमाइसेस में हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस होने चाहिए, ओके। आप उनको नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सर्वर, अगर इलेक्ट्रिसिटी गई और अचानक से सर्वर बंद हुए तो क्रैश हो सकता है, तो आपको एक रिडंडेंट यूपीएस सिस्टम वहाँ पे होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो पावरफुल यूपीएस चाहिए जो आपके सर्वर्स को बैकअप कर सके। फोर्थ फैक्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है क्योंकि कंजप्शन ज़्यादा है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो बिल है वो बहुत ज़्यादा होगा। फिफ्थ जो कॉस्ट है आपका टेक्निकल पर्सन आपको वहाँ पे चाहिए, राइट, उसको मैनेज करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए उसकी सैलरी है, उसका कॉस्ट है। और इसके अलावा आपको डिफरेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी पड़ती है, लाइक आपको सर्वर अपग्रेड करना है या डेटा सेंटर मेंटेनेंस टर्म आपने सुना होगा। आप जब मेंटेनेंस करते हैं तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर आपको स्विच ऑफ करना पड़ता है। यानी यूपीएस का अगर आपको मेंटेनेंस कर रहा है, आपका फैसिलिटी डिपार्टमेंट यूपीएस का आपका मेंटेनेंस कर रहा है, तो सारे के सारे सर्वर नेटवर्क डिवाइसेस आपको स्विच ऑफ करने पड़ते हैं, तो उसका डाउन टाइम है। तो उसके अपने अलग से ड्रॉबैक हैं जब आप फ्रंट आप इन्वेस्ट करते हैं और डेटा सेंटर आपके इन हाउस है, यानी आपकी कंपनी में होस्टेड है। लेकिन यहाँ पर जितने भी इसके ड्रॉबैक हैं, जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन में जाते हैं वो सारे ड्रॉबैक एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये जितना भी बैक एंड का काम है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हो रही है। और वो बैकएंड में क्या करता है उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपने उससे बस एक वर्चुअल मशीन मांगी, आपको वो वर्चुअल मशीन मिल गई, आप उस पर काम कर रहे हैं, उसका कोई भी डाउन टाइम नहीं है बस। और यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो ये स्केलेबल होता है। स्केलेबल का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्केलेबल दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं हम वर्टिकल स्केलेबल, ओके। जब मैं बोलता हूँ वर्टिकल स्केलेबल तो इसका मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक वर्चुअल मशीन क्लाउड में क्रिएट किया और आपको रियलाइज़ हुआ कि जो इसकी प्रोसेसिंग है, जो इसकी कंप्यूटिंग है, मुझे इसको इंक्रीज़ करना है, ओके। तो आपने उसकी जो रैम थी पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 32 GB थी, आपको उसको 32 GB से बढ़ा के 64 GB करना है। आपको अपनी हार्ड डिस्क को बढ़ा के अपग्रेड करना है, ओके। तो उसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलेबल, यानी आप एक मशीन को स्केल कर रहे हैं, स्केल आउट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल स्केलेबिलिटी, फाइन। दूसरा होता है हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। द सेकंड टर्म इज़ हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लस्टर है, ओके, या आपको नंबर ऑफ सर्वर्स ऐड करने हैं, ओके। एक सर्वर से आपका काम नहीं बन रहा है तो आपने कहा कि मुझे 10 सर्वर्स और ऐड करने हैं, तो ईजिली आप जाके अपने पोर्टल पे जाइए, एज्योर पोर्टल पे, वहाँ पे जाके आप 10 नए सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल स्केलेबिलिटी एंड द हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी, फाइन। तो बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्लेटफॉर्म हैं वो बहुत स्केलेबल हैं।
आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। अगर इसके तीसरे बेनिफिट की बात करें तो वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप जितना चाहे उसे खींच लें और जितना चाहे उसको श्रिंक कर लें। इलास्टिक किसी तरीके से काम करता है। तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि हो सकता है कि किसी सर्टेन मोमेंट पे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली जो उसके हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाते हैं। कोई वेबसाइट का आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट किसी सर्वर पे होस्ट है, ओके, आपने एक ट्रेंड एनालिसिस किया कि जो भी मेरी वेबसाइट है इवनिंग पे उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है, तो उसमें अगर ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपका ज़्यादा होगा। ओके, तो उस केस में आपका जो रिसोर्सेस हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपकी जो कंप्यूटिंग रैम हार्ड डिस्क, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ हो जाएगा। बट मॉर्निंग में आपका जो बिज़नेस है वो बेसिकली जो एवरेज बिज़नेस है उससे भी कम चला जाता है। ओके, जो लोड है वो उससे भी कम चला जाता है वेबसाइट पे। उस केस में वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा। तो जो ये इंक्रीज़ और जो रिड्यूस हो रहा है, ओके, आपको प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। इलास्टिसिटी को अगर बेटर ढंग से समझना है तो हम एक ग्राफ को रेफ़र कर सकते हैं, उसकी मदद से हम इसे बेटर ढंग से समझ सकते हैं। ये एक मेरा ग्राफ है मेरे यूटिलाइजेशन को समझने के लिए, कंपनी के लिए। एक्चुअली जब आप डेटा सेंटर आपका जब इन हाउस है, आपकी कंपनी में डेटा सेंटर है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट किसी वेबसाइट के डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है, तो आप एक प्रिडिक्शन करते हो लाइक कि कितना यूटिलाइजेशन रहेगा, मैक्सिमम या मिनिमम यूटिलाइजेशन क्या होगा, उसकी एक रेंज बनाते हो। जब आप उसकी एक रेंज बनाते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही जो भी आपके आपके हार्डवेयर हैं आप उसे प्रोक्योर करते हो। ठीक, अब आपने हार्डवेयर प्रोक्योर किया, डिप्लॉय किया और ये अप है, चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो ग्रीन लाइन है ये है मेरा डिमांड प्रिडिक्शन। ये मैंने डिमांड सोचा था कि इस तरीके से मेरी डिमांड इंक्रीज़ होगी। ओके, तो उस हिसाब से मैंने अपने प्लानिंग जो भी अपने बैकअप प्लान या जो भी मेरा मैंने जो प्लान किया हुआ है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, वो इस हिसाब से किया है कि मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डिमांड आपकी बढ़ेगी, स्लोली इंक्रीज़ होगी। लेकिन बिज़नेस तो बिज़नेस है, बिज़नेस कभी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बंद हो जाता है या बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होता है। उसके हर टाइम स्लॉट में डिफरेंट यूटिलाइजेशन होता है। किसी महीने बहुत ज़्यादा इनकम होती है या बहुत ज़्यादा आपका बिज़नेस जनरेट होता है, कभी नहीं होता है। तो सिमिलरली जो एक्चुअल डिमांड होती है वो एक वेव की तरह है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। ओके, तो ये बिज़नेस डिमांड है, एक्चुअल डिमांड है, करेक्ट। अब मैं अगर अपने जो ट्रेडिशनल तरीके से चलूँ तो पहले ये जो रेड लाइन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड लाइन ने बोला कि ओके मेरे बिज़नेस की डिमांड अभी काफ़ी बढ़ गई है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने हार्डवेयर को यहाँ पे स्केल अप कर लेता हूँ। ओके, मैंने स्केल अप किया, हार्डवेयर अपना अपग्रेड किया, लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर से मेरी जो है ग्रोथ दोबारा बढ़ गई, तो मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ा, करेक्ट। बट सेम टाइम ऐसा भी टाइम आ रहा है जब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। ठीक, उस टाइम पे ये अनयूटिलाइज्ड हैं, यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, तो वेस्टेज है रिसोर्सेज की। और जब ये बढ़ रहा है तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कभी कभी एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो, इवन आपने जब अपग्रेड किया है, अपग्रेड करने के बाद भी आप उस डिमांड को कैटर नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं डिमांड एक्सीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, अगर आपका डिमांड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके डिमांड को कैटर नहीं कर पा रहा है, उस केस में फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट का एग्जांपल है, तो एंड यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली स्लो हो जाएगी, क्रैश होएगी। तो उससे एक यूज़र एक्सपीरियंस पे असर पड़ता है, और बिज़नेस पे यूज़र एक्सपीरियंस पे कंपनीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि आज की डेट में इतने अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं कि अगर एक वेबसाइट पे आपका डिले हो रहा है तो इमीडिएटली आप दूसरी वेबसाइट पे स्विच कर जाते हैं, तो वो यूज़र एक्सपीरियंस है। तो ये आपके बिज़नेस पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा कि यार रिक्वायरमेंट तो मेरी बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपने अपग्रेड किया, तो जैसे ही अपग्रेड किया तो डिमांड फिर घट गई, आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो एक तरीके से वेस्ट हो रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर यही यही डिमांड का अगर पैटर्न
हम क्लाउड कंप्यूटिंग में कंपेयर करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली क्लाउड कंप्यूटिंग या जो भी हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो रिसोर्सेज को इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे ही हमारी डिमांड रिड्यूस होती है तो हमारे ऑटोमेटिकली जो भी रिड्यूस हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, वो यूज़ नहीं होते। फर्दर जैसे जैसे ये ट्रेंड आगे बढ़ता है हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो जो हमारी एक्चुअल जो बिलिंग होती है वो होती है कि हमने उसको कितना यूज़ किया। अगर हमने ज़्यादा यूज़ किया, जैसे यहाँ पे वेब बड़ी है तो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया तो ज़्यादा आएगा, कम यूज़ किया तो कम होगा। ये एक लिमिटेशन था जिसने क्लाउड कंप्यूटिंग को एक फेवरेबल ऑप्शन में कन्वर्ट किया। क्लाउड कंप्यूटिंग भी आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, इन टर्म ऑफ बिकॉज अगर हम बोलते हैं कि वी आर गेटिंग वीएम्स फ्रॉम द क्लाउड। ओके, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली ये होते तो डेटा सेंटर ही हैं। डेटा सेंटर हैं तो ये फिज़िकली एग्जिस्ट भी करते हैं। फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वो इंश्योर करता है कि जो भी ये फिज़िकल सिक्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उसको इन्फोर्स करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली। इसके अलावा जो डिजिटल सिक्योरिटी है जो क्लाउड जैसे अज्योर है, अज्योर अपने एंड से भी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, एज वेल एज वो बहुत सारे टूल्स एज ए कस्टमर आपको भी प्रोवाइड करता है कि आप भी अपनी एंड से सिक्योरिटी को इन्फोर्स कर सकें। ओके, अब क्लाउड प्रोवाइडर तो अपनी ओर से बोलता है कि मैंने सिक्योरिटी दी हुई है। ओके, बट उसकी गारंटी क्या है? उसको वेरीफाई कौन कर रहा है कि वाकई जो ये बोल रहे हैं वो सच है? ओके, तो उस केस में बहुत सारी डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल एज प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो आपके एनवायरनमेंट को ऑडिट करती हैं। ये मैंने एक लिस्ट आउट किया है जिससे अज्योर ने एक अप्रूवल लिया है। जो जो अथॉरिटी हैं जिन्होंने उसको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट किया है। ओके, और ये कंफर्म किया है कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट है। गवर्नमेंट एजेंसी अमेरिका से भी हैं और आपके यूरोपियन यूनियन से भी हैं और डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज़ हैं जिनके ऑडिट वाकई मायने रखते हैं। जो इसके पांचवें बेनिफिट के बारे में बात करें तो इट्स करंट मीन्स अपडेटेड। तो जो भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, आपके पैचेस हैं, पैचेस मैनेजमेंट है, आपका सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट है, आपका ड्राइवर मैनेजमेंट है, जो बैक एंड में जितना भी जो भी अपडेट मैनेजमेंट है, अपग्रेड मैनेजमेंट है, उसकी जो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सर्विस प्रोवाइडर की है। ओके, और हर मोमेंट पे आपको ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा अपडेटेड मिलेगा। एज ए कस्टमर आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने रिसोर्सेज आपने लिए हैं क्लाउड सर्विस के थ्रू, वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अपडेटेड होते हैं। जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इसकी रिलायबिलिटी। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद। ओके, इट मीन्स जो भी मैं इस पर डेटा मेरा है या जो भी मेरी मशीन्स हैं वो रिलायबल हैं, वो एक्सीडेंटली लॉस उनका नहीं हो सकता है, आपका डेटा एक्सीडेंटली लूज़ नहीं हो सकता बिकॉज बैकएंड पे आपकी बहुत सारी बैकअप एंड रीस्टोर यूटिलिटीज़ काम कर रही हैं, डेटा रेप्लिकेशन, डेटा बैकअप, रीस्टोर। तो जो भी है आपका डेटा वो सिक्योर है और रिलायबल है, वो अवेलेबल है। ठीक है, जो सातवां जो बेनिफिट है इसका वो है कि ये ग्लोबल है। करेक्ट, आपको दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको अपना रिसोर्सेज लेने हैं तो आप वो रिसोर्सेज हायर कर सकते हैं। ओके, और आप चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज डिफरेंट कंट्रीज़ में स्कैटर्ड हों बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी अप टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हुए, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं एक पर्टिकुलर रीजन में होस्ट हों इन टर्म ऑफ एक्सेसिबिलिटी और स्पीड, बिकॉज डेटा सेंटर जितना आपके नज़दीक रहता है वो उतना ज़्यादा एक्सेसिबल और फास्ट रहेगा। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आप एक जस्ट ओवरव्यू लें कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है,
क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर्स हैं जो आपके इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं और जो आपको अपने डेटा सेंटर रेंट पे अवेलेबल कराते हैं। ओके, 3 इसमें मेजर फैक्टर हैं जो गेम प्लेयर हैं, वो हैं अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर एंड गूगल क्लाउड। अमेजन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सेकंड नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, बट ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेक होल्डर है। ओके, इसके जो बेनिफिट्स हैं, पहला बेनिफिट है पे एज यू यूज़, जितना आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ही आपको पे करना है। स्केलेबल है, वर्टिकल स्केलेबिलिटी मीन्स अगर आप कोई हार्डवेयर रिसोर्स किसी एग्जिस्टिंग मशीन में एडप्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी, अगर आप एडिशनल सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप में वो भी कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है इलास्टिसिटी, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे वो आपकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है आपके रिसोर्स भी जो अलाइन है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकते हैं। चौथा, ये सिक्योर है और मल्टीपल एजेंसीज़ ने इसको अप्रूव किया है, ऑडिट किया है और रेगुलरली ये ऑडिट होता है। पांचवा, ये हमेशा अपडेटेड रहता है और ये अपडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की है। सिक्स्थ है, रिलायबल है, जो भी आपका डेटा आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो डेटा या इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होने के चांसेस बहुत मिनिमम है। ओके, सेवन्थ ग्लोबल है, आप चाहें तो डिफरेंट रीजन्स में अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं या चाहें तो सिर्फ एक रीजन में अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अब तक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने इसको समझा कि कहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग इवॉल्व हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे। ओके, तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 अभी कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू।